नमस्कार। चलिए आज गुजरात के इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है बाराखली जमीन की। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये उस जमाने के समाज और उनके टैक्स वसूलने के अनोखे तरीकों की एक झलक देता है। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, जब कैश नहीं होता था तब सरकार अपना टैक्स कैसे लेती होगी? सोना चांदी से? नहीं, इसका जवाब तो हमारे खेतों और रसोई में छिपा है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो ये देखेंगे कि फसल से टैक्स कैसे देते थे, फिर समझेंगे खलिहान के बाहर वाली जमीन का क्या चक्कर था, इसके कितने टाइप थे, और आखिर में सबसे मजेदार बात कि ये पूरा का पूरा सिस्टम असल में सिर्फ दो सिंपल कैटेगरी में बटा हुआ था, टैक्सेबल और टैक्स फ्री। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पुराने जमाने में असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि अनाज हुआ करता था। तो जाहिर है सरकार का जो हिस्सा था वो भी सीधा फसल में से ही लिया जाता था। और इस पूरे सिस्टम का सेंटर पॉइंट था खली, मतलब खलिहान। अब ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। समझ लीजिए ये उस जमाने का एक टैक्स ऑफिस था, जहां पूरे गांव की फसल एक साथ लाई जाती थी ताकि सरकार अपना हिस्सा ले सके। यहीं पर अनाज गिना जाता था और यही अनाज समझिए असली करेंसी था। और ये कोई नया सिस्टम भी नहीं था। बहुत पुराने जमाने में मनु धर्म शास्त्र में लिखा है कि राज्य का हिस्सा उपज का 1/3 होगा। फिर काफी बाद में 1576 में सम्राट अकबर के जमाने में राजा टोडरमल ने गुजरात में इसी सिस्टम को और भी पक्का किया। उन्होंने फसल के हिस्से को कैश के बराबर मानकर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। तो अब आते हैं हमारी कहानी की सबसे बड़ी पहेली पर। अगर हर किसान की फसल टैक्स के लिए खली यानी खलिहान में जाती थी, तो फिर उस जमीन का क्या होता था जिसे इस नियम से छूट मिली हुई थी? आखिर वो कौन सी जमीन थी? और बस यहीं से बाराखली शब्द आया। इसे तोड़कर देखिए। बारा मतलब बाहर और खली मतलब खलिहान। तो बाराखली जमीन का सीधा सा मतलब था वो जमीन जिसकी फसल को टैक्स के लिए उस कॉमन खलिहान में नहीं लाया जाता था, उसे बाहर ही निपटाया जाता था। तो फर्क एकदम सीधा था। जो नॉर्मल जमीन थी उसकी फसल खलिहान के अंदर जाती थी और सरकार वहां से सीधा अपना हिस्सा ले लेती थी। लेकिन बाराखली जमीन की फसल खलिहान के बाहर ही रहती थी और उसके टैक्स का हिसाब किताब भी अलग ही तरीके से होता था। अब सवाल ये उठता है कि भाई कुछ जमीनों को ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता था, क्यों इन्हें अलग रखा जाता था? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, ये जमीनें कई अलग अलग वजहों से दी जाती थीं और ये वजह उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जैसे किसी को मिलिट्री सर्विस के बदले में दी गई, तो किसी को धार्मिक काम के लिए दान में दे दी, या फिर किसी और खास काम के इनाम के तौर पर। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बाराखली जमीन कोई एक दो तरह की नहीं थी, बल्कि पूरे 21 अलग अलग तरह की थी। जैसे कि चाकरियात, पसाइता, वजीफा, इनाम, मंदिरों के लिए देवस्थान और यहाँ तक कि दहेज में दी गई जमीन भी इसी में आती थी। ये लिस्ट ही बताती है कि ये सिस्टम कितना फैला हुआ और कितना जरूरी था। अब आप सोच रहे होंगे कि 21 टाइप, ये सब याद रखना तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन रुकिए, इस पूरी कॉम्प्लेक्स कहानी के पीछे एक बहुत ही सिंपल सी सच्चाई छुपी है। चलिए उसे जानते हैं। जी हां, भले ही इसके 21 अलग अलग नाम थे, अलग अलग कारण थे, पर आखिर में सारी की सारी बाराखली जमीनें सिर्फ और सिर्फ दो मेन कैटेगरीज में ही आती थीं। और वो दो कैटेगरीज थीं नकरी और सलामी। नाम से ही जाहिर है, नकरी मतलब ना कर, यानी ऐसी जमीन जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, बिल्कुल टैक्स फ्री। और सलामी मतलब जिस जमीन पर किसी न किसी तरह का कोई टैक्स या फीस देनी पड़ती थी। तो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम आखिर में बस एक सीधे से सवाल पर आकर खत्म हो जाता था, क्या इस जमीन पर टैक्स लिया जा रहा है या नहीं? बस इतना ही सिंपल था। 21 प्रकार, लेकिन क्लासिफिकेशन एकदम साफ। तो ये थी कहानी बाराखली जमीन की। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक सवाल तो अब भी है कि जमीन के ये पुराने बंटवारे, ये पुराने नाम
आज के समय में हमारी प्रॉपर्टी और विरासत के मामलों पर क्या कोई असर डालते हैं? सोचने वाली बात है ना?